साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में संगीत के बहुत शानदार शानदार प्रश्न देखेंगे। साथियों मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी कंटेंट मिल रहा है वह आपके एग्ज़ाम उपयोगी है, चूँकि आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे गेस्ट टॉपिक को जो आपके काम के हैं वहाँ से प्रश्नों को लाया जाता है और वहीं से कंसेप्ट को थ्योरी को लाया जाता है। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी हर तरह की खबरें और आपको ऐसे ही एग्ज़ाम उपयोगी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कंटेंट वगैरह जो भी है चैनल के माध्यम से आपको प्रदर्शित की जाती है वो समय से मिल सके। तो चलिए साथियों हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये जो क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए है, वो आपके चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसके पहले वाले पीडीएफ या वीडियो में हम लोग 35 प्रश्न देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 से आगे के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े क्वेश्चन को लाया जा रहा है ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो सके। साथियों मैं हमेशा बोलता हूं कि आप केवल किसी एक के वीडियो पे, जैसे मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ मेरा ही वीडियो देखिए या किसी अन्य टीचर का देखिए। आपको जहां से भी क्वेश्चन मिले आप वहां से प्रैक्टिस करते रहिए और खुद से आप किसी भी अच्छी पुस्तक को खुद से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम के लिए। आजकल के जो भी एग्ज़ाम है बहुत ही अब जो पैटर्न होते जा रहा है, डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, तो आपको खुद से भी मेहनत करना होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, अति इष्ट स्वर कौन सा है। सबसे पहले मैं आप सभी से बताना चाहूँगा या पूछना भी चाहूँगा कि क्या अगर आप इष्ट स्वर और अनिष्ट स्वर, दो इष्ट और अनिष्ट स्वर अगर आप समझ रहे होंगे तो ही अति इष्ट स्वर का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो इष्ट स्वर होता है, एक हो जाएगा आपका इष्ट स्वर, और एक स्वर जो होता है अनिष्ट स्वर, जिसको इंग्लिश में हम लोग इसको कंसोनेंस बोलते हैं और इसको डिसोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इष्ट स्वर का यानी कि कंसोनेंस का सिंपल संबंध जो होता है, जो स्वर संवाद सुनने में अच्छा लगे, यानी कि वह दो स्वर जो परस्पर संवाद करने से एक जैसा एक क्या कह सकते हैं, एक मधुर ध्वनि उत्पन्न कर सके, संवाद सही और सटीक बैठ सके, उसको इष्ट स्वर कहेंगे। और अनिष्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, जिसका स्वर संवाद प्रिय न लगे सुनने में, इसको हम लोग सुन सकते हैं। और इसी इष्ट स्वर के अंतर्गत ही, यानी कि आपका कॉन्सोनेंस के अंतर्गत ही दो तरह के संवाद और आते हैं, जिसको परफेक्ट कॉन्सोनेंस कहा जाता है और एक को इम्परफेक्ट कहा जाता है। और उस परफेक्ट कॉन्सोनेंस में जो स्वर का क्या बोलते हैं, गणितीय मान जो होता है आपका, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी दे रहा हूँ। जैसे कि 1:2 और 2:3 और 3:4 अगर आपका ये रेशियो प्राप्त हो रहा है दो स्वरों के बीच में, तो वह परफेक्ट कॉन्सोनेंस आ जाता है। जैसे आपको 1:2 के आधार पे मैं बताता हूँ, आप मध्यम सा और तार सा का ले लीजिए। ठीक है, तो मध्यम सा का आपका 240 मान हो जाता है और बटा कर दीजिए इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि 480 हो जाएगा। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 1:2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप 240, चूँकि आधार स्वर आपका हम लोग सा मानते हैं दो, और ये जो होता है आपका सामा और सापा का, तीन तरह का ही ये स्वर संवाद हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसी आधार पे, हालांकि ये जो गणितीय रेशियो है जिस स्वर में आएगा उसको हम लोग परफेक्ट कॉन्सोनेंस आएगा। लेकिन हम लोग समझने के लिए, अब जैसे कि मान लीजिए 240 हम लोग का सा का हो गया, फिर से साफ से लिख दे रहा हूँ, 240 सा का मान हो जाएगा। ठीक है, और 320 जो होता है वह म का हो जाता है, चूँकि सामा का, सापा का और सा का इस संवाद के आधार पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सा का हो जाएगा 240 और म का जो हो जाएगा 320 होता है। अब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो 8 से 3 बार में ये और 8 से 4 बार में ये, तो 3:4 हम लोग का यहाँ पे प्राप्त होता है। मैं आपको बताया था ना कि 1:2, 2:3 और 3:4 जो गणितीय मान ये जो प्राप्त होता है, इसके आधार पे हम लोग परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉन्सोनेंस का हम लोग बात कह सकते हैं। और उसी में इष्ट और अनिष्ट का ये हम लोग समझा दिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के आधार पे, अति इष्ट स्वर कौन सा है। तो देखिए, अति इष्ट का मतलब है कि जो सबसे प्रिय हो, इसमें जो सबसे प्रिय हो। जैसा कि हम सभी को पता है आधार स्वर हम लोग का सा होता है। सा के साथ जब हम लोग संवाद करेंगे तो एक स्वर आएगा म और एक स्वर आएगा प। ठीक है, और सा के आधार पे ही हम लोग अति इष्ट देखते हैं। तो ये जो दो स्वर है ये अति इष्ट के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन में हम लोग का पंचम है नहीं,
केवल मध्यम दिख रहा है, तो हम लोग का जो सटीक आंसर हो जाएगा मध्यम हो जाएगा। ठीक है, ये साथियों माफ़ी चाहूँगा, टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा एरर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन वहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, तो उल्टा पुल्टा हो गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह से आपको कोई कमी लगे टाइपिंग वगैरह में या कोई और भी कमी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और टाइपिंग में किसी तरह का कमी लगे तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन की भावना समझते हुए आंसर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, मैं कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराते रहता हूँ, और आप चाहे तो हमारे वीडियो को 2x स्पीड में भी करके देख सकते हैं, तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं उस तरह से ही आराम से आपको समझाते रहता हूँ। आप 2x स्पीड में भी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यह कब समझ में आएगा आपको, जब आप खुद से सेल्फ स्टडी किया करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, सादा रंग का वास्तविक नाम क्या था? तो सादा रंग और आधा रंग जो दो जोड़ी थी, जिनको ख्याल गायन के प्रचार के लिए बहुत ही माना जाता है, उनको श्रेष्ठ माना जाता है। तो जो उसमें सादा रंग थे उनका नाम था नियामत खां, और आधा रंग का नाम था फिरोज खां। हम लोग का आंसर हो जाएगा नियामत खां। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन इधर उधर हो गया है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान न दीजिएगा, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं टाइपिंग करते वक्त ध्यान नहीं दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, चार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? तो चार ताल का जो प्रयोग है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हम लोग का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ध्रुपद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर स्थापित होती है? देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है मध्यम ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पे स्थापित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, संदीपनी हो जाएगा। लेकिन आपको एक कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं कि मध्यम ग्राम में पंचम और षड्ज ग्राम में पंचम का एक आधार है, जिसको जहाँ से प्रमाण श्रुति प्राप्त होता है। कैसे? षड्ज ग्राम से एक श्रुति अपकर्ष जब हो करके 16वीं श्रुति पे मध्यम ग्राम में पंचम जब आ जाता है, तो यहीं से 16वीं और 17वीं के जो बीच का अंतर है उसी को प्रमाण श्रुति बोलते हैं। उसी से एक क्वेश्चन लिया गया है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16वीं श्रुति कौन सा, संदीपनी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राग में मध्यम के दोनों रूपों का यानी कि प्रकार का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोग का ये पूर्वी है, क्योंकि इसमें तीव्र म और शुद्ध म दोनों लगता है आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी स्वर कोमल यानी कि हिंदुस्तानी स्वर कोमल ध कर्नाटक के किस स्वर से समानता रखता है? तो कोमल ध हम लोग का कोमल ध है, ये शुद्ध ध से आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है उसका आंसर शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रमाण श्रुति का अवधारणा किसने की? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब सारणा चतुष्टयी कर रहे थे भरत जी चल और अचल बीड़ा लेकर के, मैं अभी बता रहा हूं, अभी जस्ट बताया हूं कि जो 17वीं श्रुति से 16वीं श्रुति पे जब पंचम आ गया, ठीक है, और इसी के बीच के अंतर को हम लोग प्रमाण श्रुति कहे। तो यह जो काम कर रहे थे या जो अवधारणा दे रहे थे ये भरत के द्वारा दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, षड्ज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर रहता है? मैं अभी बताया कि षड्ज ग्राम में 17वीं श्रुति पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंधार स्वर किस स्वर पर स्थापित था? तो प्राचीन काल में देखिए मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल और मध्यकाल के विद्वानों ने श्रुति को जो स्वर स्थापना किया अंतिम श्रुति पे स्थापना की, कहाँ पे? लास्ट पे। ठीक है, और वहीं मॉडर्न के हिसाब से फर्स्ट श्रुति पे उन्होंने स्थापना किया। तो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है प्राचीन काल के अनुसार, तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो ग है 9वीं श्रुति पे स्थापित है, और 9वीं श्रुति कौन सी होती है? क्रोधा आपकी हो जाती है। ठीक है, तो इस आधार से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा क्रोधा हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तिब्रा कुमुदी मंद्रा छंदवती दैवती रजनी रक्तिका एक करके जो क्रोधा आपका प्राप्त होता है। ठीक है, 22 श्रुति का नाम जो आता है उसमें 9 नंबर पे जो क्रोधा आता है उस, ठीक है, तो उस आधार पे हम लोग का जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीव्रा कुमंती मंद्रा छंदवती दावती रजनी रक्तिका रौद्रिक क्रोधा। ठीक है, 9 नंबर पे आ रहा है, हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, षड्ज ग्राम में पंचम से प्रारंभ होने वाली मूर्छना है। षड्ज ग्राम में पंचम से प्रारंभ होने वाली मूर्छना है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा पंचम से कौन सी आती है? सूद साठ जी, इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता और सूद साठ जी 4 नंबर पे, यानी कि ये सा से शुरू होता है, सा घटते क्रम में नी, ठीक है, फिर ध
और पंचम कहाँ पे आ रहा है, तो उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता और सूद साड़ची। ठीक है, सूद साड़ज इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत के खरब प्रिया मेल के स्वर किस हिंदुस्तानी संगीत के राग के समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा काफ़ी। सभी थाटों का जो कर्नाटकीय नाम होता है उसको मैं बता चुका हूँ अपने कई सारे वीडियो में। साथियों, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप TRE 4.0 का प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो उससे पहले आप TRE 3 में जो मैं जितना भी वीडियो पढ़ा चुका हूँ आपको, ऑल म्यूजिक एग्जाम करके जो प्लेलिस्ट है, आप उसको ज़रूर देख जाइए। वहाँ से बहुत सारे हिट प्रश्नों को वहाँ पे कराया हूँ। अगर आप उस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको जो अभी जो सीरीज चल रहा है उसको जोड़ करके देखने में बहुत ही आनंद आएगा और आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होते जाएगा। आप क्वेश्चन को ये ना देखिए कि ये कब का है, किस एग्ज़ाम का है, नया है पुराना है। देखिए, क्वेश्चन कभी नया पुराना और किसी एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर नहीं होता है। आपके लेवल का एग्ज़ाम है, आप किसी भी TGT PGT का एग्ज़ाम किसी भी जगह का तैयारी कर रहे हैं, कब का भी हो, आपका ओल्ड वीडियो न्यू वीडियो, वो मायने नहीं रखता है। आपकी प्रैक्टिस के लिए वो हमेशा नया है। चलिए, एक ताल और चार ताल के बीच क्या अंतर है। देखिए, एक ताल इसमें मात्रा, विभाग, ताली खाली सब समान रहता है, बस ठेका से हम लोग समझ जाते हैं कि यह एक ताल का है या किस ताल का है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कल्पनता किसकी मूर्छना है, तो यहाँ पे ऑप्शन गायब है, टाइपिंग करते वक्त एरर हो गया। साथियों, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, किसी भी तरह की एरर के लिए आप लोग कंसेप्ट से मतलब रखिए। तो कल्पनता जो किसकी मूर्छना है, मध्यम ग्राम की मूर्छना है। अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा ताल सबसे अधिक अनुकूल होती है, तो तिलवाड़ा 16 मात्रा की जो ताल है विलंबित ख्याल के लिए सबसे अनुकूल होती है। रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया, तो रागांग वर्गीकरण का जो उल्लेख है नारायण मोरेश्वर खरे इसका आंसर हो जाएंगे। साथियों, भातखंडे जी अगर ऑप्शन में रहते तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लियर हो जाते। हालांकि भातखंडे जी ने क्या किया था उसको भी हम लोग, इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, उस प्रश्न को भी मैं अपने इस सीरीज में लेकर के आया हूँ। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि जो रागांग वर्गीकरण का उल्लेख है वह नारायण मोरेश्वर खरे ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास किसके गायक थे, तो सभी लोग जानते हैं ध्रुपद के गायक थे। गोबरहार वाणी से इनका संबंध है स्वामी हरिदास जी का। तानसेन कह चुकी ये क्या थे, गुरु जी थे। तो तानसेन और स्वामी हरिदास सभी लोग ध्रुपदीय थे। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर किसके शिष्य थे, तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ये ग्वालियर घराने के विष्णु दिगंबर पलुस्कर के ये क्या थे, शिष्य थे। तो चलिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, वेंकटमुखी ने 72 मेल बनाने के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया, तो 12 स्वरों के आधार पे, यानी कि 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों के आधार पे। ग्राम क्या है, तो एक प्राचीन स्वर व्यवस्था है, हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धानबड़ नगर का संबंध किस संगीतज्ञ से है, तो इसका सटीक आंसर अहोबल हो जाएंगे। धानबड़ नगर स्थान पे ही इन्होंने अपना क्या बोलते हैं रह करके और संगीत परिजात का जो काम है उन्होंने किया था धानबड़ नगर से ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लय के मुख्य प्रकार है, 3 प्रकार हो जाएंगे आपका, कौन कौन सा, आपका मध्य लय, विलंबित लय और द्रुत लय। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए, तबले के मुख्य वर्णों की संख्या 10 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तराने का आविष्कार किसने किया, अमीर खुसरो ने किया। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद के कितने विभाग होते हैं, तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। ठीक है, अस्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। ठीक है, 4 तरह के विभाग होते हैं। साथियों, अगर बाय द वे मेरे से भी किसी तरह की कमी आपको लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह आपका साथी हूँ। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए, एक शुरुआत किया हूँ। हो सकता है मेरे से भी कोई कमी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको जल्दी सुधार करके आपके सामने प्रदर्शित कर सकूँ। ठीक है, तो ज़रूर आपको सहयोग देना है। अगर आपको किसी भी तरह की कमी लगे वीडियो में और आपको क्या अच्छा चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके हर एक कमेंट का मेरे पास स्वागत है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, पंडित सारंग देव ने मार्ग संगीत एवं देसी संगीत के अंतर्गत कुल कितने रागों को रखा है, तो यहाँ पे 264 आंसर हो जाएगा। साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मेरे अनुभव के आधार पे मैं आपको सिलेबस के अनुसार से मैं आपको कराते रहता हूँ। जो भी आपका GS का भी या म्यूजिक का भी चल रहा है वह आप मेरे अनुभव के आधार पे जो भी मुझे अच्छा लग रहा है, जो गेस लग रहा है, मैं आपको करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम उपयोगी है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि
मेरा भी आपका जो सिलेक्शन है बीपीएससी तैयारी 3.0 में आकर के हुआ है टीजीटी टीचर के पद पे, ठीक है। तो उस आधार पे जो मुझे लगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उस आधार पे मैं आपको एक शुरुआत कर रहा हूँ, एक प्रयास कर रहा हूँ, आपका सहयोग बना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। धमार ताल की खाली किस मात्रा पे है? इसका आंसर है ऑप्शन हम लोग का, हाँ ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। धमार ताल में खाली आपका 8वें मात्रा पे होता है। कैसे? क धी ट धा आ ग जो है ना, यहाँ पे जो 8वीं मात्रा पे जो पढ़, यहीं पे हम लोग का खाली प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा ये। चलिए सादरा के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? देखिए सादरा और दादरा का संबंध एक जैसा है। तो श्रृंगार रस का ये गायन क्या बोलते हैं, गायन शैली है सादरा, ठीक है, श्रृंगार रस का। तो सादरा के साथ दादरा, रूपक और झप ताल खूब बजाए जाते हैं। यहाँ पे रूपक ऑप्शन में है नहीं और दादरा भी नहीं है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा झप ताल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुशिर वाद्य? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हारमोनियम सभी लोग जानते हैं, इसको कुछ समझाना है नहीं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे भारत के राष्ट्रपति के हाथों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूल ताल का प्रयोग प्रायः किस गायन शैली में किया जाता है? तो सूल ताल का जो प्रयोग है वह आपके ध्रुपद के साथ, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाद के कितने प्रमुख लक्षण है? तो नाद के प्रमुख 3 लक्षण है। क्या क्या? तारता, तीव्रता और जाति अथवा गुण, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संगीत उद्धारक ने संगीत शास्त्र के मतभेदों को दूर करने के लिए 5 अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन कराए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, हम लोग का 67 नंबर का जो आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इसके आंसर हो जाएंगे। 1916 से 25 के बीच, हाँ ठीक है, 1916 से 1925 के बीच 5 अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन कराए थे संगीत के विकास के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा विष्णु नारायण भातखंडे। अगला क्वेश्चन है, बीड़ा के तार की लंबाई पर 12 स्वरों के स्थान निश्चित करने वाले प्रथम संगीतज्ञ कौन थे? देखिए बीड़ा के तार पे, यहाँ पे सारणा से आप इसको मत रिलेट करिएगा, वहाँ पे भरत बताए थे। सारणा चतुष्टयी दूसरा चीज़ हो गया, ठीक है। ये बीड़ा की तार पर लंबाई के आधार पर 12 स्वरों के स्थान निश्चित करने वाले, यहाँ पे जो 36 इंच, 32 इंच, ठीक है, और 30 इंच, इस तरह से करके जो 7 स्वरों का स्थापना हुआ था, ये उस आधार पे पूछा गया है। तो जब बीड़ा के तार के लंबाई के आधार पे पूछा जाए तो अहोबल आंसर हो जाएंगे। वहीं जब सारणा चतुष्टयी की बात आए तो भरत आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राग एवं तालबद्ध स्वर रचना कहलाती है? क्या कहलाती है? सरगम गीत इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? राग एवं तालबद्ध स्वर रचना, ठीक है, स्वर की रचना किसमें? राग के अंतर्गत और ताल के अंतर्गत, तो सरगम गीत हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं क्यों होगा? तो जो सरगम गीत होता तो होता है क्या, हम लोग करते हैं स्वर की रचना होती है और किसके अंतर्गत? किसी भी राग के अंतर्गत और एक निश्चित ताल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा कही गई जातियों के कितने लक्षण है? तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। 10 लक्षण उन्होंने बताया था। प्राचीन ग्रंथों में राग के भेद बताए गए हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 कैसे? राग के भेद क्या है? तो वही आपका औडव, साडव और संपूर्ण, जो मुख्य 3 प्रकार के जाति आप इसको कह सकते हैं राग की, ठीक है, तो वही भेद है। उपजाति जो होता है ना, 9 औडव, औडव, साडव, औडव, साडव, इस तरह से करके जो तीनों मेन जो होते हैं औडव, साडव, संपूर्ण, इस तीनों से 3 प्रकार के बनते हैं, तो 9 उपजाति बनते हैं। उसी प्रश्न से लिया गया, दूसरे स्टाइल से पूछा गया। तो प्राचीन ग्रंथों में राग के भेद बताए गए हैं 3। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक कौन था? तो प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक के षड्जग्राम को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राग असावरी का स्वर समूह क्या है? तो देखिए गधानी कोमल लगता है ना असावरी में, तो यहाँ पे धा कोमल सारे धामा, ये होगा नहीं, कोमल धा नहीं है। रेगा सारे गागा माँ, इसमें भी कोमल ग नहीं है, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन ये वाला सटीक आंसर है, चूँकि रेमा पर नी कोमल है, धा कोमल है, ठीक है, ग नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो स्वर का जो स्वरूप है, यहाँ पे ये जो पेयर दिख रहा है, यह राग असावरी के अंतर्गत गायन में इसका बहुत ही प्रयोग होता है। तो हम लोग का रेमा पर नी कोमल, धा कोमल, ये वाला जो ऑप्शन है हम लोग का आंसर हो जाएगा। रूप का आलाप शब्द संबंधित है, तो जो रूप का आलाप के जो 4 प्रकार है, रागालाप, रूप का आलाप, ठीक है, और आपका एक स्वस्थ रागालाप, रूप का आलाप और आपका स्वस्थान नियम जो है,
और एक आपका अलाप्ति गान हो जाता है। ठीक है, रागालाप, रूप का आलाप, आलाप्ति गान और स्वस्थान का नियम का आलाप। उसके अंतर्गत 4 प्रकार के जो आलाप होते हैं, तो ये रूप का आलाप किससे संबंधित है? उसी आपके आलाप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना भातखंडे जी ने कब किया? तो 1918 में भातखंडे जी ने इसकी स्थापना किया। साथियों, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, जो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा सहयोग ज़रूर करिएगा। सहयोग में बस मैं आप सभी से मैं अपना उत्साह चाहूँगा, ताकि आपका सपोर्ट मिले, मुझे उत्साह मिले। आप वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और वीडियो पे काम करने में मुझे भी उत्साह मिलेगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।